प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 पर आप सभी के समक्ष क्लास 10th की क्लास लेकर के हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में जो हमारा ये चैप्टर था ह्यूमन आई, कौन सा चैप्टर था हमारा? जो ये ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र वाला चैप्टर था। इसका एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में ऐड है जिसका क्या नाम है? प्रिज्म। क्या नाम है? प्रिज्म। तो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रिज्म को कवर करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। प्रिज्म पर कोई किरण आएगी तो उसका अपवर्तन कैसे होगा। साथ ही साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन भी सीखेंगे। अब इनको सीखने के बाद में अगर टाइम रहेगा तो हम लोग अपने इस चैप्टर का एक MCQ भी सॉल्व करेंगे जिसको पार्ट 1 के नाम से हम लोग जानेंगे। यानी कि हम लोग प्रिज्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आज की डेट में प्रिज्म के साथ साथ में और क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का MCQ पार्ट 1 भी सॉल्व करेंगे। MCQ पार्ट 1 भी सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं, बिना कोई देरी किए हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा है प्रिज्म। चैप्टर हमारा क्या है? प्रिज्म है भाई। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या आएगी? प्रिज्म आएगी। PRISM। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। अब आपसे कोई पूछे प्रिज्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे भाई? आप बताओगे प्रिज्म जो है कांच के टुकड़े के समान होता है। किसके समान होता है? कांच के टुकड़े के समान होता है। कैसा होता है? तो ये देखिए, ये जो बना हुआ है, ये जो शेप बना हुआ है, ये किसका शेप बना हुआ है? प्रिज्म का शेप बना हुआ है। इसका शेप बना हुआ है प्रिज्म का शेप। ये होता क्या है? ट्राइंगुलर भी होता है और इसमें पॉलीसाइड्स यानी बहुभुज भी होते हैं। अभी हम आप लोगों को जो ये प्रिज्म दिखा रहे हैं ये कैसा है? ट्राइंगुलर शेप में है, ठीक। इसको ऐसे रखा जा सकता है, जिस भी साइड से देखोगे आपको ये ट्राइंगल ही दिखाई देगा। अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी है तो क्या लिखोगे? प्रिज्म एक ऐसा, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में ऐसे लिख लें जैसे कांच, जैसे कांच होता है, जो किसी कोण पर दो पृष्ठों से घिरा रहता है, दो पृष्ठों से घिरा रहता है, ठीक। प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो क्या हो जाएगा भाई? जो क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से सुनिएगा कि किसी कोण पर दो पृष्ठों से घिरा रहता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस कोण पर झुका रहता है, कोण को क्या कहते हैं भाई? तो कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? अपवर्तक कोण। या इसी कोण को प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है? प्रिज्म कोण भी कहा जाता है, ठीक। अब अपने फिगर में हम लोग देख देते हैं भाई, तो ई वाला जो एंगल होगा यही क्या होगा? अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण होगा। इसको भाई कैपिटल A से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है? ये दोनों जो पृष्ठें हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तक पृष्ठ। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म में देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मीन्स हमारा जो प्रिज्म होता है इसके पास दो अपवर्तक तलें होती हैं। कितनी अपवर्तक तलें होती हैं? दो अपवर्तक तलें होती हैं। किसके पास में भाई? हमारे प्रिज्म के पास में। ओके, तो ये आपकी हो गई प्रिज्म की डिफिनीशन और ये आपकी हो गई एक ट्रायंगुलर शेप वाले प्रिज्म का फिगर। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में क्या देखेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे भाई? प्रिज्म द्वारा
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा देखना है? प्रिज्म के द्वारा देखना है। तो जब प्रिज्म द्वारा हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म ड्रा कर लेते हैं। जब प्रिज्म ड्रा करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया भाई? प्रिज्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ओके, अब इसमें ई वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठें हो जाएंगी, अपवर्तक पृष्ठें हो जाएंगी। मान लीजिए कोई किरण ऐसे आई। अब जब ये किरण ऐसे आई तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे हम लोग इसका नॉर्मल ड्रा कर देंगे। जब नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो अब ये वाली किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुकती हुई थोड़ा ऐसे जाएगी। यहाँ पे फिर हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ये मान लीजिए नॉर्मल ऐसे ऐसे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब दूर हटेगी तो ये ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इन किरणों का कुछ नामकरण कर लेते हैं। ये वाली किरण हमारी होगी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण होगी। अब ये वाली किरण हमारी हो जाएगी निर्गत किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? निर्गत किरण हो जाएगी। ठीक, ये इसके और इसके बीच का कोण, ठीक है, इसके और किसके बीच के? इसके और इसके बीच का कोण आई हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल जो हमको मिलेगा इसके और इसके बीच का आर डैश हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या? एक चीज और ध्यान से देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? जब इस वाली रे को हम लोग ऐसे 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 पीछे मिलाएंगे, अब इस वाली रे को भी ऐसे 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 पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर एक एंगल बनेगा। ये इस एंगल को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं भाई? विचलन कोण कहते हैं। अंग्रेजी बोले तो इसको डेविएशन कोण कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। ठीक, अब इसको कॉनिकल डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कॉनिकल डेल्टा से डिनोट करते हैं। इस वाले एंगल को किससे डिनोट करेंगे? इससे प्रदर्शित करेंगे। अब आपको ऐसे एक फिगर बना लेना है। अगर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आता है उसमें आप लिखेंगे जब कोई किरण आपतित होगी तो पहले पृष्ठ से अपवर्तित होगी, अपवर्तित होने के बाद जब दूसरे पृष्ठ पे आएगी तो फिर अपवर्तित होगी, जिससे हमें निर्गत किरण प्राप्त होगी। ओके, उसके बाद में विचलन कोण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है तो ये हम आपको लिखवाए दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? कि जब आपतित किरण को आगे व निर्गत किरण को पीछे, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। ठीक, ये हो गया विचलन। अब एक इसमें घटना ये आती है कि जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान क्या हो जाता है? घटता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है भाई? घटता जाता है। तो ये होगा क्या? घटते घटते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अब आप आपतन कोण का मान चाहे जितना बढ़ा दो लेकिन ये घटेगा नहीं। ये क्या होगा? घटेगा नहीं। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होगा? एक विशेष आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, जिसे मिनिमम डेविएशन एंगल या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं।
अब इसे डिनोट किसे करते हैं भाई, तो इसे डेल्टा तो हो गया विचलन कोण, यम लगा दिए मिनिमम, डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये हो गया आपका न्यूनतम विचलन कोण, ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम विचलन कोण हो गया। अब हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो प्रिज्म द्वारा जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे, एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्लास 10th के सिलेबस में चीज़ों को दे दिया जाता है, उनका डिटेल नहीं रहता है, शॉर्ट रूप दे दिया जाता है। आपके यहाँ क्या होगा, प्रिज्म का फार्मूला तो आपको लिखना होगा अपवर्तन वाला, अपवर्तनांक का, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई, अगर प्रिज्म से अपवर्तन हमको फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू, एक्चुअली स्नेल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, साइन आई अपान साइन आर होगा। अब यहाँ देखो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग यहाँ और यहाँ वाले दोनों एंगल का यूज करके आई और आर जब निकालेंगे, तो जब हम आई और आर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। और प्रिज्म के लिए, किसके लिए भाई, प्रिज्म के लिए n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन a प्लस डेल एम अपान 2 और अपान में साइन a अपान 2, ये हो जाएगा प्रिज्म के लिए अपवर्तन का फार्मूला। ध्यान रखिएगा, यदि हमारा प्रिज्म पतला है, पतला है मतलब प्रिज्म कोण a, और a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या है भाई, यहाँ लिख लीजिएगा a इज इक्वल टू प्रिज्म कोण और डेल्टा m अभी हम लोग सीखे हैं क्या, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ओके, अगर प्रिज्म कोण पतला है, यानी a का जो मान है वो क्या है, 5 डिग्री से छोटा है, 5 डिग्री से छोटा है, तो इस कंडीशन में ये जो अपवर्तनांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको फार्मूला मिलेगा, तो रिलेशन एक हमको मिलता है डेल्टा m इज इक्वल टू n-1a। डेल्टा m इज इक्वल टू क्या मिल जाता है भाई, अगर हमारा प्रिज्म पतला है, अगर हमारा प्रिज्म क्या है, पतला है, तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, n-1a मिल जाता है। ये दोनों फार्मूला आपको क्लास 12th में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, क्लास 12th में मिलेंगे, विथ डेरिवेशन मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को केवल देख लेना है। तो ये हो गया प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अगली स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, कहीं कहीं इसको परिक्षेपण भी कहा जाता है, रंग विक्षेपण, जो भी आ जाए, विक्षेपण लिखा है तो आप लोग एक ही चीज समझिएगा। क्या समझिएगा, सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अलग अलग रंगों में जब विभक्त हो जाती है। अब अलग अलग विभक्त हुए रंगों की संख्या क्या होती है, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, कितने रंगों में विभक्त होता है भाई, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 7 रंगों में विभक्त क्यों होता है। एक्चुअली ये प्रिज्म का कोई गुण नहीं है, ये सारा खेल क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण का है।
श्वेत प्रकाश की किरण का है। श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है कई रंगों का मिश्रण होती है। अब जब प्रिज्म से ये आती है तो प्रिज्म से, जैसे देखो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, जब ये प्रिज्म से आएगी, प्रिज्म से क्या हो जाएगा, आएगी, जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, प्रिज्म से आएगी, मान लीजिए ये ऐसे आई, अब ऐसे आने के बाद में, सॉरी, ऐसे ये आई, यहाँ गई, जब निर्गत किरण निकलना होगा तो ये निर्गत किरण क्या हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ऐसे 7 रंगों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसका रीजन क्या होता है, एक्चुअली जब इस सिरे से अपवर्तन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो अलग अलग रंग की किरणों में अलग अलग विचलन होगा, यानी अलग अलग किरणें अभिलंब से अलग अलग दूरी पर हटेंगी, इसलिए हमें एक किरण अब कितने रंगों में दिखाई देगी, 7 रंगों में दिखाई देगी। अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस किरण का विचलन सबसे कम होता है और किस किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है। पहले तो ये जान लें कि ये 7 रंग होते कौन हैं। तो इन 7 रंगों को हम लोग इससे याद कर सकते हैं, विबग्योर से। किससे याद कर सकते हैं, विबग्योर से याद कर सकते हैं। यदि हम विबग्योर से याद करें तो क्या लिख सकते हैं, बी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वायलेट हो जाएगा। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। वाई का मतलब क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। एंड आर का मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये इतने रंग हो गए, ये इतने क्या हो गए, रंग हो गए। हिंदी में इसको बैगनी कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बैगनी। इसको क्या कहते हैं, आसमानी। इसको क्या कहते हैं, नीला। इसको क्या कहते हैं, हरा। ये हो जाएगा पीला, ये हो जाएगा नारंगी, और ये क्या हो जाएगा, रेड। सॉरी, रेड नहीं, लाल होगा। रेड नहीं, क्या होगा, लाल। रेड तो लिखा ही हुआ। अब समझते चलेंगे इसमें कि किस किरण का विचलन सबसे ज्यादा होगा, किस किरण का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। ये सब इतनी चीजें हमको इसी स्लाइड में सीख लेनी है। क्या क्या सीखनी है, तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है ये 4100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो कहने का मतलब इसका कितना हो गया, 3900 एंगस्ट्रॉम। अब इसका कितना हो गया, 7800 एंगस्ट्रॉम। बीच में सारे के सारे आ गई। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी की। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, इसकी। अब जब तरंगदैर्घ्य हमको पता चल गई, क्या पता चल गई, तरंगदैर्घ्य पता चल गई, तो तरंगदैर्घ्य के हिसाब से फिर हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि स्पीड, ये तो हो गया भैया लैम्डा। क्या हो गया, लैम्डा। अगर हम स्पीड की बात करें बी की, तो इसकी होती है सबसे कम, बैगनी की क्या होती है, सबसे कम। उसके बाद ये बढ़ने लगती है, और रेड रंग की स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है। अब स्पीड के बाद में अगला जो कॉलम मिलेगा वो हमको मिलेगा अपवर्तनांक का। किसका मिलेगा भाई, अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड कम है, अब n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू आप लोग इस चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं, क्या होता है, C/B होता है। तो जिसका b कम रहेगा उसका n ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम, सबसे कम। याद रखिएगा, एक एक नंबर में ये सब पूछा जाएगा। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की। किसकी चाल सबसे कम होती है, बैगनी रंग की। किसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की। किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग। अब लगे हाथों यहीं पे सीख लीजिए, क्या सीख लीजिए भाई, जो हमारा प्रिज्म है, ये लाइन हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, इसी बीच में लिख लेंगे। ये आप लोगों ने सीख लिया, सॉरी, ये हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये सीखेंगे
कि जो हमारा प्रिज्म है उसमें विचलन कैसा होगा। विचलन की मतलब कौन सी किरण ज्यादा झुकेगी आधार की ओर और कौन सी कम झुकेगी। तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो बैगनी का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और लाल रंग का विचलन सबसे कम, लाल का विचलन क्या होता है, ये सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक, बैगनी की तरंग क्या क्या कम है बैगनी के लिए भाई, तो बैगनी के लिए तरंग दैर्ध्य और चाल कम होगी, अपवर्तनांक और विचलन ज्यादा होगा। लाल रंग के लिए भाई, लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य और स्पीड ज्यादा होगी, क्या क्या कम होगा, अपवर्तनांक और विचलन कम होगा, अपवर्तनांक और विचलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, माध्यम के कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तथा पुनः अवशोषित प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फैला देते हैं, अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछा जाता है, प्रकीर्णन कहते हैं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखता है। दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। ये आपका हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला प्रश्न क्या होगा आप लोगों का, तो अगले प्रश्न के लिए आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो भी देख लीजिए, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। एक्चुअल में होगा क्या कि इसमें जो भी होगा सारे के सारे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होंगे, सारे के सारे किस पर आधारित होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर आधारित होंगे। एक इसमें आ जाता है जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब हम लोगों ने पढ़ा था कोलाइडी विलेन, तो उसमें एक इफेक्ट पढ़े थे टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। इन तीनों चीजों के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपका एक उत्तर होगा, क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक्सप्लेनेशन मैं बोले दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है।
आकाश से जब प्रकाश आता है तो वायुमंडल के कण क्या करते हैं, सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के बाद में वहां से जो नीला रंग होता है इसको ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, चारों दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देने लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो जब सूर्योदय या सूर्यास्त का समय होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है वो क्षितिज के बहुत पास होता है, क्षितिज के क्या होता है, बहुत पास होता है, जिससे वायुमंडलीय कणों के द्वारा जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण होती है, लाल रंग की प्रकाश की किरण, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्त लाल दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव जब आप लोगों ने पढ़ा था तो इसमें पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन, निलंबन या कोलाइडी विलयनों से होकर के गुजरती है तो कोलाइडी विलयन में जो माध्यम के कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग को प्रदीप्त कर देते हैं, जिसको सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश का मार्ग एक शंकु के रूप में बनता है, जिसको टिंडल शंकु कहते हैं। इसका भी मेन रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ये प्रिज्म वाला जो हमको पार्ट पढ़ना था, हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। हम लोग चलते क्या है, चूंकि अभी क्लास कोई बहुत ज्यादा ठीक है लॉन्ग नहीं हुई है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एमसीक्यू एक एमसीक्यू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का अपने, ठीक है। हम लोग एक एमसीक्यू इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। चल भाई खुल जा। ये विज्ञान मानव नेत्र हम लोगों का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 हो जा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। एक पेपर में एक पेज पे एक क्वेश्चन है। चलिए क्या है भाई, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? आंसर आपका क्या होगा, 7। आंसर आपका क्या होगा, 7। कैसे भाई, विवग्योर, विवग्योर 1 2 3 4 5 6 7। नेम क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा नेत्र होता है वो किसकी भांति कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है, ना तो दूरबीन की तरह। अगर दूरबीन की तरह कार्य करता तो आसमान की सारी चीजों को देख लेते। सूक्ष्मदर्शी की तरह भी नहीं कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई कि पुतली की साइज को घटा बढ़ा करके प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखिएगा, जब आपसे पुतली पूछेगा, क्या पूछेगा, पुतली, तो आपका आंसर होगा कि इसकी साइज को परितारिका क्या करती है, घटाती बढ़ाती है। और जब आपसे लेंस पूछा जाए कि लेंस की साइज को यानी उसकी फोकस दूरी को कौन कम या ज्यादा करता है, तो आपका आंसर होगा पच्छाभी सेकंड। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पच्छाभी मांसपेशियां, मांसपेशियां जो हैं, या इसको सिलेरी मसल्स भी कहते हैं, यही क्या करती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है भाई, 4 में कह रहा है प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश विभिन्न रंगों में, विभिन्न वर्गों यानी रंगों, वर्गों का मतलब क्या है, रंगों में बट जाता है। क्यों?
अब इसका रीजन हमने क्या बताया था कि रंग में इसलिए बटता है क्योंकि एक्चुअल में वो कई रंगों का मिश्रण है और प्रत्येक रंग का विचरण अलग अलग होता है, तो निर्गत किरण जब हमको निकलेगी तो अलग अलग रंग की दिखाई देगी। कह रहा है प्रिज्म दो सतहों पर किरणों का, ऐसा कोई रीजन नहीं है। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ये भी रीजन नहीं है। प्रकाश किरणों बुद्धि, अरे ये तो कोई मतलब नहीं है, ये वाला हो जाएगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विचलन तो होता है भाई, यहाँ देखो विचलन तो होता है, लेकिन ये इसमें ये नहीं स्पष्ट हो रहा था कि अलग अलग। अब अलग अलग रंग का विचलन अलग अलग होगा तो सारे रंग क्या हो जाएंगे, हमको अलग अलग दिख जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर कितना होगा आपका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानव नेत्र, ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं हलवा टाइप क्वेश्चन है। हलवा टाइप मीन्स कहते हैं ना इतना आसान है जैसे खाने में हलवा। कैसे भाई देख लेते हैं। कह रहा है मानव नेत्र किस प्रकार का, अरे भाई कौन नहीं जानता है कि मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस है। मानव नेत्र कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन आ गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा होगा, तो अभी बताए थे पक्षाभि मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुतली होता है तो परितारिका होता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आज की थ्योरी वाली क्लास जो अभी प्रिज्म की क्लास हम लोग कर रहे थे उसी में हम लोगों ने सीखा है क्या, 3900 एंगस्ट्राम टू 7800 एंगस्ट्राम। अब भैया 3900 सबसे कम होगा और 7800 सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बी से शुरू होता है आर पे ख़त्म होता है, तो यानी रेड का सबसे ज़्यादा हो गया, रेड का सबसे ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है भाई, हमारी पुतली नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है, पुतली नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, निकट वाला नहीं देख सकता, उसमें कौन सा रोग होगा। अब निकट वाला नहीं देख सकते हैं तो ये दूर वाला देख सकते होंगे। कौन वाला देख सकते होंगे, दूर वाला देख सकते होंगे। अब जब दूर वाला देख सकते हैं भाई तो जो देख सकते हैं वही दृष्टि दोष होता है, यानी क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, अगर निकट वाला देख ले रहे होते, दूर वाला ना देख पाते, तो जो देख रहे होते हैं वही दोष होता है, यानी तब निकट दृष्टि दोष हो जाता। कौन सा निकट हो जाता, दूर। अभी क्या है, निकट वाला नहीं देख पा रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र के किस भाग पर, अरे तब इतना आसान सवाल पूछ लेते हैं, यहाँ आप लोगों की बेइज्जती हो जाए। प्रतिबिंब भाई रेटिना पर ही तो बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। अब देखिए भाई पूछ रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु। तो नेत्र के लिए दो बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है भाई, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो दूर बिंदु पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस, अभी बोले हैं आज ही की क्लास में, टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन बोले तो टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ कौन सी चीज को देख पाएगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला देख पाएगा, दूर वाला नहीं देख पाएगा। सभी चीजों को, कोई बातें नहीं, किसी किसी चीज को, दूर की चीज को नहीं, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से वो देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों, अभी हमने बताया था। देखो जितना आज हम लोग पढ़े हैं प्रिज्म वाला लगभग सारा क्वेश्चन मिल रहा है। कह रहा है कि
प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों का डेविएशन अलग अलग होता है। देयरफॉर जो निर्गत किरण होती है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित चित्र, अच्छा अभी चित्र भी नहीं बना है, यह देखो मिसप्रिंट है भाई। क्या है ये मिसप्रिंट है। ई वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्या है? मिसप्रिंट है। यहाँ फोटो बना होना चाहिए था, फोटो नहीं बना हुआ है। चलो फोटो जब बना होगा तो देखो दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें होगा क्या, यदि इमेज जैसे ये मान लीजिए हमारी आंख है, ये हमारी क्या है? आंख है, ये हमारा नेत्र लेंस है। अगर इमेज यहाँ कहीं बन रहा है नेत्र के बाहर, तो नेत्र के बाहर बन रहा होगा तो निकट दृष्टि दोष, नेत्र के अंदर बन रहा होगा तो दूर दृष्टि दोष। और जब थोड़ा क्या हो जाए, इधर उधर बने, ठीक है, इसके मेन पॉइंट पर ना बने, ऊपर नीचे बनने लगे, तब क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। अब चूंकि फोटो ही नहीं बना है तो हम लोग इस पे आंसर नहीं सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है खतरे, किसके? खतरे के संकेत के लिए किस प्रकार का रंग यूज किया जाता है? तो लाल रंग सबसे बड़ी बात। अब खतरा है, हमने भी रेड रंग ले लिया है, रेड। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम, मीन्स सबसे ज्यादा एंगस्ट्रॉम, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पीड भी इसी की होती है, इस रंग के प्रकाश की किरण होती है। तो ये हमें दूर से ही क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए खतरे के निशान के लिए किस रंग का यूज किया जाएगा? लाल रंग का। क्यों? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और इसका अपवर्तनांक कम होता है, मीन्स इसमें डेविएशन भी कम होगा, विचलन भी कम होगा, और स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दूर से भी दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है? मानव नेत्र किसकी तरह? अब भाई जब मानव नेत्र में लगा है उत्तल लेंस, तो क्या वो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगी? अरे जब लगा है उत्तल लेंस तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगी। काम खत्म, सिंपल आंसर। ना कुछ सोचना है ना समझना है, इसे लगा देना है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। बस आपका अगर बैकग्राउंड क्लियर है, बैकग्राउंड बोले तो आपने चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगला लिखा हुआ है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमारा नेत्र है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के जब पीछे प्रतिबिंब, देखो दिमाग लगाना है, माइंड का यूज करके आंसर देना है। उत्तल लेंस के इस साइड में जो भी इमेज बनता है कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक होता है और होता है उल्टा। नेत्र भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रही है, तो इसके द्वारा रेटिना पर भाई ये लेंस हो गया, तो मान के चलो ऐसे, और ऐसे अगर हम एक सर्किल बना दें तो ये हमारा नेत्र हो गया। यहाँ पे कहीं रेटिना होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, लेंस से पीछे बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जी बताओ, अगर हम वास्तविक और उल्टा इमेज बना रहे हैं तो हमको सीधा सीधा कैसे दिखाई देता है? अरे भैया, यहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं निकली होती हैं जो माइंड पे मिलती हैं, माइंड को संकेत दिया जाता है कि ऐसी किसी चीज को देखा गया है, तो वो हमारा माइंड क्या करता है? उसका सीधा इमेज हमको दे देता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन। अभी इसी में बताए हैं कि निकट न्यूनतम दूरी यानी निकट बिंदु, न्यूनतम दूरी यानी निकट बिंदु। कौन सा बिंदु? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यही अधिकतम दूरी होता है। अगर कौन सी दूरी? अधिकतम दूरी होता या दूर बिंदु होता। कौन सा बिंदु होता? दूर बिंदु होता, तो ये अनंत हो जाता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखो एक चीज और आप लोग देख लीजिए, मीटर को स्मॉल एम लिखते हैं और सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं? सीएम लिखते हैं। अब अभी अगर जनरल में देखा जाए तो क्या होगा? जो सीएम होता है, सीएम बड़ा पद होता है, और एम मानी छोटा पद, सीएम माने चीफ मिनिस्टर, और एम माने मिनिस्टर छोटा पद होता है। लेकिन हम लोगों के साइंस में क्या होता है? एक जो मिनिस्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 चीफ मिनिस्टर के इक्वल होता है। एक मिनिस्टर किसके इक्वल होता है? 100 चीफ मिनिस्टर के इक्वल होता है। सॉरी, ऐसा मत कहना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा?
तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जब प्रिज्म हमारा होगा तो डबल रिफ्लेक्शन से जो विचलन क्रिएट होगा उस विचलन में हमें क्या हो जाएंगे, अलग अलग रंग के अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएंगे। दूरदृष्टि, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु क्या होता है, थोड़ा आगे चला जाता है। हमें जरूरत क्या होती है, किसी ऐसे लेंस की जरूरत होती है जो उसका इमेज क्या करे, उसके निकट बिंदु पर बना सके। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का, और एक और आता है आबिंदुकता। आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ओके, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है, तो दूर जो दृष्टि दोष वाली आंख होती है, जो दोष होगा वहीं की वस्तु को वो साफ साफ देख पाएगा, यानी दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख पाता। निकट दृष्टि दोष होता तो वो निकट वाली वस्तु को साफ साफ देख पाता। अगला क्वेश्चन भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, तो अभी बताए थे द्विफोक्सी। क्या बताए थे, द्विफोक्सी। अब इसी को बाईफोकल लेंस भी कहा जाता है, सॉरी बाईफोकल लेंस भी कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस का। देखो कहीं उंगली टच हो जाती है तो दूसरा कलर चलने लगता है, ठीक है, बड़ा सिस्टम सब आगे हो गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छा लिखा तो हुआ है, समझ में आ जाएगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा विचलित होता है, कौन सा विचलित होता है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये आ रहा, कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। अब हम अगर विचलन की बात करें, किसकी बात करें, विचलन की बात करें, तो सबसे कम विचलन किसका होगा, सबसे कम विचलन होता है बैगनी का, और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, लाल रंग का। बैगनी से लाल पर आएंगे तो विचलन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी इसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी होती है। सबसे और क्या चीज इसका कम होता है, जो ये चीज कम होता है, और तो अपवर्तनांक इसका ज्यादा हो जाएगा, और विचलन, हाँ बस ठीक यही तो है। स्पीड भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड इसकी ज्यादा होगी लाल की। ये अब आज वाली स्लाइड में आप लोगों को बताए हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, आज एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है भाई। तो निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को बताया गया है लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमें ज़रूरत क्या होती है कि उसके कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा कम किया जाए, तो डाइवर्जिंग पावर वाला लेंस यानी अवतल लेंस यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। एंड अगर कहीं आबिंदुकता हो गई हो तो उसमें किस लेंस का यूज किया जाता है, उसमें बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा वर्णांतता के लिए क्या हो जाता है भाई, वो लाइलाज बीमारी है। तो आप लोगों का MCQ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। 25 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व आउट किया। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि MCQ का पार्ट 2 और पार्ट 3 लगभग एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दें। ओके।